जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका 247 एकेवी की क्लास। आज हम लोग फिर से पॉलिटी के जो एमसीक्यू की सीरीज चला रहे हैं, उसमें ये अगली सीरीज है। तो चलिए देखते हैं। खास करके स्टेट पीसीएस के एग्जाम से दृष्टिकोण से और जो आयोग के द्वारा अन्य एग्जाम करवाए जाते हैं उसके दृष्टिकोण से हमारा ये जो सीरीज चल रहा है। तो आप लोग जो है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी और काफ़ी प्यार भी मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का जो है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है ना। भाग के बारे में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है जिसमें कि भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4 और ऑप्शन सी है भाग 4A और ऑप्शन डी क्या है, भाग 5 है ना। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है ऑप्शन सही होगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कौन सा भाग है अनुच्छेद, है ना। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 जो है ना, किस भाग में है। भाग 3 में तो जो है मुख्य रूप से क्या है, भाग 3 में मूल अधिकार है ना। मूल अधिकार यह जो है 12 से लेकर 35 तक है ना। भाग 4 में जो है क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है ना। तो ये चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। और 4 में क्या है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को कहां पर शामिल किया गया है, भाग 4 में, भाग 4A में है ना, भाग 4A में। और भाग 5 में क्या है, संघ के बारे में चर्चा की गई है ना। यह अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है ना। तो ये सारी चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी, है ना। तो इससे संबंधित आपको बताना है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह कब आयोजित की गई थी। जो पहला ऑप्शन है उसमें पूछा जा रहा है 9 दिसंबर 1946। अगला जो ऑप्शन है उसमें पूछा जा रहा है कि 15 अगस्त 1947। सी में पूछा जा रहा है कि 26 नवंबर 1949। डी में 24 जनवरी 1950। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को की गई है ना। तो इस समय क्या हुआ था, इस दिन जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऐसा अस्थाई, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और यदि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष कौन है, यही है, अस्थाई है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जबकि 11 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, 11 दिसंबर, 9 दिसंबर को पहली बैठक हो रही है, 11 दिसंबर को जो है दूसरी बैठक हो रही है। तो 11 दिसंबर को 1946 को मुख्य रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अच्छा, जो सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया जा रहा है अस्थाई, किस आधार पे, ये जो है वरिष्ठता के आधार पर, ये भी ध्यान में रखना है, वरिष्ठता के आधार पर। और यह सिद्धांत कहां से लिया गया है, यह जो है फ्रांस से लिया गया है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। 15 अगस्त 1947 को क्या है, 15 अगस्त 1947 को भारत का जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ना। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ है, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान बनकर तैयार हो गया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है ना। तो संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, इस तरीके से है ना। तो जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जो है किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा जोड़े गए हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, है ना। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि 42वां संविधान संशोधन कब बनकर तैयार किया गया, 1976 में। ठीक, 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया उसके माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए संविधान की प्रस्तावना में। कौन कौन से, समाजवाद,
पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द है अखंडता। ठीक है, तो ये 3 शब्द जो है संविधान संशोधन अधिनियम 42वें के अंतर्गत जो है 1976 में जो है प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो ये चीजें स्पष्ट हैं, ठीक, स्पष्ट होनी भी चाहिए, है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसको एक और शब्द के नाम से जाना जाता है, क्या? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है मुख्य रूप से कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है ना। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए, गैर नागरिकों के लिए नहीं, है ना। तो जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। ऑप्शन बी है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 की बात की जा रही है ना। स्वतंत्रता का अधिकार के कुछ उपबंध, है ना। ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्य रूप से अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 ऐसे मूल अधिकार हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है ना। अन्य जो हैं वे नागरिकों के साथ साथ में गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। और यहाँ पर ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 32 हो गया, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार जो है, स्वतंत्रता के संबंध में जो कुछ उपबंधों की बात की जा रही है, इसे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत रखा गया है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन सी, है ना। ये चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। तो चौथे में कौन सा सही हो रहा है? चौथे में सी ऑप्शन जो है सही हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? अनुच्छेद 32 के बारे में इसकी राय थी कि यह जो है क्या है? संविधान की आत्मा और हृदय है। तो संविधान सभा के द्वारा जो है मूल अधिकार में जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है शामिल किया गया है ना। तो उसमें जो है अनुच्छेद जो 32 है, यह क्या कहता है? यह संवैधानिक उपचारों की बात करता है ना। संवैधानिक उपचार, है ना, जिसमें मुख्य रूप से क्या किया गया है? सुप्रीम कोर्ट को तमाम प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। वे रिट कौन कौन से हैं? 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। वे रिट जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, परमादेश, अधिकार परीक्षा, है ना, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये जो है मुख्य रूप से क्या किए जाते हैं? 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, है ना। इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये कहना था कि यह जो है अनुच्छेद 32 संविधान की हृदय एवं आत्मा है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, 5वें में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक। चलिए सही है। अगले क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। देखते हैं भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किससे प्रेरित है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वह निम्न में से किस देश से प्रेरित है ना। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है आयरलैंड, है ना। तो आपको ये बताना है कि मुख्य रूप से समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, है ना। क्यों? दरअसल में ऑस्ट्रेलिया के संबंध में जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरणा लेकर जो है समवर्ती सूची का जो है सिद्धांत विकसित किया गया है। मुख्य रूप से जो है 7वीं अनुसूची में जो है ना, कहाँ पर? संविधान के 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में इसको जो है रखा गया है। और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, है ना, और अवशिष्ट शक्तियों की जो बात की गई है उन्हें शामिल किया गया।
और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो समवर्ती सूची है उसमें कितने विषय हैं, उसमें जो है मुख्य रूप से 47 विषय हैं। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चलिए, जबकि अमेरिका से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट, है ना। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ही तो लिया गया है ना, भूल तो नहीं रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। और कनाडा से क्या लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां। आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डीएसपी नहीं, डीपीएसपी की बात की जा रही। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है ना। अगला क्वेश्चन जो ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के से संबंधित है। 356, ऑप्शन बी है 368, ऑप्शन सी है 370, ऑप्शन डी है 280। तो कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान संशोधन से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से जो है संबंधित है ना, मुख्य रूप से। और 356 में क्या कहा गया है, 356 में जो राज्य आपातकाल की जो बात की गई है, राष्ट्रपति शासन, है ना, राज्य आपात, 1 सेकेंड, राज्य आपात। ठीक, 368 में जो है संशोधन की प्रक्रिया की बात की गई है, जबकि 370 में जो है, इससे तो सभी लोग परिचित हैं जम्मू कश्मीर के मामले से, है ना। 280 क्या है, फाइनेंस कमीशन, है ना, वित्त आयोग की जो बात की जाती है, जो कि प्रत्येक जो है 5 वर्ष में एक बार गठित किया जाता है। किसके द्वारा गठित किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। अच्छा, जो अनुच्छेद 368 में मुख्य रूप से संविधान संशोधन की जो बात की गई है, वह किस भाग में है, भाग, ठीक, है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। चलिए 1 सेकेंड, थोड़ा पानी पी लिया जाए, है ना। चलिए, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या ये 18 लिखा गया क्या, ये सॉरी 20 है, भाग 20 में है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है, निम्न में से कौन जो है लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन, है ना। राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में है लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग, है ना। तो कौन करता है लोकसभा के सदस्य, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। लोकसभा के अध्यक्ष जो है उनका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, है ना। यह जो है अनुच्छेद 93 में जो है इस बात की चर्चा की गई है ना। और मुख्य रूप से मतदान कैसे होता है, गुप्त मतदान के द्वारा, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा जा रहा है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्योंकि राज्यसभा को क्यों स्थायी सदन कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करना है आपको। ऑप्शन ए है इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन बी है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है, ऑप्शन सी है इसके सदस्य नामित होते हैं, और ऑप्शन डी है यह संघ सूची पर कानून बनाती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए राज्यसभा के बारे में यद्यपि तीनों कथन सही प्रतीत, मतलब चारों कथन सही हैं, है ना, ये बात तो सही है, लेकिन जो आपके प्रश्न है, प्रश्न के अकॉर्डिंग जो उत्तर है उसको आपको चुनना। स्थायी सदन की बात कर रहा है, तो स्थायित्व जो है वह क्यों है, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता, है ना। जबकि इसका कार्यकाल तो 6 वर्ष है ही, ये बात भी सही है। इसके सदस्य जो है कुछ निर्वाचित होते हैं, कुछ जो है नामित होते हैं, कुछ क्या अधिकतर जो है निर्वाचित होते हैं, कुछ सदस्य जो है सिर्फ
नामित होते हैं और जो है संघ सूची पर कानून बनाने संबंधी जो है अधिकार है। इसके जो है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में, कब? प्रत्येक 2 वर्ष में जो है सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है ना, उसका आधार क्या है? संसद की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी में शामिल किया गया कि संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी है कार्यपालिका की सर्वोच्चता और ऑप्शन डी है संघवाद का अभाव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? न्यायिक पुनरावलोकन के पीछे जो सिद्धांत लिया गया है उसके पीछे क्या आधार है? क्या संसद की सर्वोच्चता? यदि संसद की सर्वोच्चता होती तो जाहिर सी बात है जुडिशियल रिव्यू की बात ही नहीं होती। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। तो यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन गलत है ना। ऑप्शन सी को देखते हैं, कार्यपालिका की सर्वोच्चता। कार्यपालिका की सर्वोच्चता की यदि बात की जाती है ना, तो यहाँ पर जो है जुडिशियल रिव्यू का कुछ ही क्षेत्रों की बात की जाती है जहां पर कार्यपालिका के कार्यों के और निर्णयों को जो है जुडिशियल रिव्यू किया जाता है और जो है आंशिक मात्रा में। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह भी जो है सही नहीं है। संघवाद का अभाव, यद्यपि भारतीय संघवाद की यदि पूरी तरीके से आप परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे, तो यह थोड़ा-सा भारतीय परिप्रेक्ष्य में सही प्रतीत हो रहा है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी आपको डिमांड को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न्याय पुनरावलोकन अर्थात न्यायपालिका न्याय पुनरावलोकन के पीछे क्या तर्क देती है? संविधान की सर्वोच्चता। कोई ऐसा नियम कानून व्यवस्थापिका है ना, संसद या फिर कार्यपालिका के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाना है जो कि क्या हो, संविधान के बाहर हो, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर क्या है, संविधान की सर्वोच्चता जो है सही है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होते हैं, है ना, उनकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। है ना, तो कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 148 में कैग संबंधी प्रावधान दिया गया है ना, ये जी। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। और एक चीज ये भी ध्यान में रखना है, इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। ये चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को, है ना, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम और 61वें संविधान संशोधन। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि मूल कर्तव्य, है ना, संविधान में कहाँ पर शामिल किए गए हैं? भाग 4 में, है ना। किस भाग में है? भाग 4A में। और अनुच्छेद कौन सा संबंधित है? 51A, है ना। 51A में जो है क्या शामिल किया गया है? मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, है ना। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर। ठीक, कब शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। ठीक, ये चीजें स्पष्ट हैं, नहीं है तो हो जानी चाहिए। 1976, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 13वें में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता प्रदान करता है ना। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17। तो आपको बताना है कि कानून के समक्ष जो है समानता की बात निम्न में से कौन सा अनुच्छेद करता है। देखिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है? कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, है ना। यद्यपि ये सभी जो है अनुच्छेद क्या हैं, समानता का से संबंधित जो मूल अधिकार है, समानता से संबंधित मूल अधिकार कहाँ पर है? ये सभी जो है समानता को ही लागू कर रहे हैं, 14 से लेकर 18 तक, है ना। इसमें से पूछा जा रहा है कि कानून के समक्ष समानता की बात की जाए, है ना। न्याय
न्यायपालिका के समक्ष, है ना, कानून जो भी विधि है उसके समक्ष की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 14 जो है इस बात की चर्चा करता है। यह क्या कहता है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है विधि विधि का समान संरक्षण एवं विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, है ना, विधि के समक्ष समता के समक्ष समता, इस चीज की व्याख्या की गई है ना। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, नियोजन में लोक नियोजन के अवसर में क्षमता, है ना, लोक नियोजन में समता। अनुच्छेद 17 क्या कहा गया है, अस्पृश्यता का अंत, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा सही है, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई, अभी जस्ट चर्चा किया जा रहा है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में जो है किसी भी प्रकार से भारतीय समाज में जो है, भारत में, भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति के साथ में जो है अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं किया जा सकता। यह किसके किसके खिलाफ है, यह सरकारी संस्थाओं और व्यक्तिगत दोनों रूप में जो है वो किया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसके लिए जो है कौन सा अधिनियम लागू किया गया है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं, सॉरी 15। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या हैं, सदस्य होते हैं, है ना। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी में सभापति होते हैं, नेता होते हैं, महासचिव होते हैं। तो क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, है ना, क्या पदेन सभापति होते हैं, है ना, जबकि सदस्य नहीं होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर बैठेगा वह क्या होगा, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अर्थात उपराष्ट्रपति पद पर बैठने वाला व्यक्ति ही राज्यसभा की सभापति की जो है भूमिका निभाता है ना। तो ये चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है ना। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम सदस्य संख्या के बारे में पूछा जा रहा है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मुख्य रूप से लोकसभा के जो अधिकतम सदस्य संख्या की बात कही गई है वह कितनी है, 550 वर्तमान में, है ना। लेकिन अभी वर्तमान में एक्टिव कितना है, 545, है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको स्पष्ट होनी चाहिए। दो जो सदस्य थे पहले क्या था, 552, जिसमें से दो सदस्य कौन से थे, दो सदस्य जो है जो एंग्लो इंडियन थे, है ना, उनकी बात की जा रही थी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अभी जो है वर्तमान में कितनी है लोकसभा के सदस्यों की संख्या, तो 545। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अच्छा, जो इससे संबंधित जो संविधान संशोधन था, 104वां संविधान, 104वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो है इसे समाप्त किया गया है ना। अब क्या है, मुख्य रूप से 550। चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, निम्न में से किस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, भ्रष्टाचार के आधार पर, संविधान का उल्लंघन, ऑप्शन सी है देशद्रोह, ऑप्शन डी है वित्तीय अनियमितता। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित जो प्रक्रिया है वह कहां पर शामिल की गई है, उसे मुख्य रूप से अनुच्छेद 61 में रखा गया है। और आधार क्या कहा गया है, संविधान का उल्लंघन करने पर, है ना, संविधान का उल्लंघन करने पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी, है ना। यह महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होगी, यह जो है संसद की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है ना, क्या है, संसद की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। और इसके अंतर्गत 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व लिखित नोटिस जो है राष्ट्रपति को सौंपा जाना चाहिए।
और जिस सदन में प्रस्ताव लाया जा रहा है, मुख्य रूप से यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि उसके जो है 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया चालू होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। तो कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? वित्त आयोग का गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है ना। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है क्या कहा गया है? प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जो है राष्ट्रपति द्वारा, है ना। ऐसा नहीं कि 5 वर्ष मस्त है, उसके पहले भी किया जा सकता है ना, या उससे पूर्व या उससे पहले जो है राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन जो है कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में है संसद। तो आपको बताना है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। ये चीज आपको स्पष्ट होनी चाहिए। अनुच्छेद जो है 155 के अंतर्गत जो है इस बात को शामिल किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा। और इनके जो है प्रसाद पर्यंत जो है राज्यपाल अपना पद धारण करते हैं, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जो प्रसाद पर्यंत की बात की गई है अनुच्छेद 156 में जो है ना, प्रसाद पर्यंत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 356 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356 जो है निम्न में से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल, वित्त आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, संविधान संशोधन। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ पे संबंधित है? 352, है ना। 352 में जो है क्या कहा गया है? राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात की व्यवस्था कहाँ पर की गई? 360 में। राष्ट्रपति शासन जो है, जो राज्यों के आपातकाल की बात की गई है संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित, वह कहाँ पर है? 356 में। संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 368 भाग 20, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघवाद की प्रकृति को किसने जो है क्या कहा? सहकारी संघवाद कहा। निम्न में से किसका कथन है कि भारतीय जो संघवाद है वह किस प्रकृति की है? सहकारी संघवाद, है ना। तो ऑप्शन ए में पूछा जा रहा है ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन बी में पूछा जा रहा है आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी में डाइसी और ऑप्शन डी में रखा गया है लास्की। तो किसने कहा है? ये आपको ध्यान में रखना है। ग्रेनविल ऑस्टिन जो है इससे संबंधित इनका ये कहना है कि भारतीय जो संघवाद है वह क्या है? सहकारी संघवाद है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जबकि जेनिंग्स का क्या कहना था? आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था? वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग। संविधान सभा को क्या कहा था? वकीलों का स्वर्ग। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है ना? भाग 1 या फिर भाग 2, भाग 3, भाग 4, कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है? भाग 1 में जो है संघ राज्य क्षेत्र की बात की जाती है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, है ना। भाग 2 में क्या कहा गया है? नागरिकता। भाग 3 में जो है क्या कहा गया है? मूल अधिकार, है ना। और भाग 4 में क्या कहा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, है ना। तो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, है ना। तो कौन सा जो है भाग सही है? भाग 2, ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है ना। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से? नहीं, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में तो खुद ही दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है ना। ब्रिटेन से, जाहिर सी बात है ब्रिटेन से हमने लिया है ना। एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से स्वीकार किया है? ब्रिटेन से, है ना। चलिए, जबकि कनाडा में क्या है, कनाडा में भी जो है दोहरी नागरिकता है, और यहाँ पर भी दोहरी नागरिकता है ना। तो ये चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं 24। इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने से संबंधित है? अनुच्छेद 123, 124, 143, 252। तो कौन सा अनुच्छेद है? 252 तो जो है क्या है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात की बात की जा रही है ना। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 123 के तहत, 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह कैसी है? वह संसद के वैकल्पिक नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है कि संसद का विकल्प नहीं है, बल्कि जो है संसद के समकक्ष में आप कह सकते हैं, है ना। उसमें जो है जब संसद बैठक में ना हो उस समय जो है अध्यादेश राष्ट्रपति ऐसे विषय पर जारी कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझे। इसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? अधिकतम अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह, और बीच में कभी भी जो है राष्ट्रपति इसे जो है वापस ले सकते हैं, है ना। राष्ट्रपति एक नए आदेश के द्वारा जो है इसे अध्यादेश को क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। ये चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है ना। कौन बुलाता है, क्या कहते हैं लोग, बुलाने का बुलाती है मगर जाने का नहीं है, यही है। पता नहीं कौन बुलाता है, कौन किसी किसे मना किया जा रहा है? फिलहाल यहाँ पर पार्लियामेंट की जो है संयुक्त बैठक की बात की जा रही है, तो कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति? तो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। किन विषयों पर? जिन विषयों पर जो है संसद के दोनों सदनों में असहमति हो, है ना। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत इस बात को जो है शामिल किया गया है। अच्छा, एक चीज आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो संयुक्त बैठक बुलाने का जो है अधिकार किसको सौंपा गया है? राष्ट्रपति को। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता जो है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है, लोकसभा के सभापति महोदय द्वारा, है ना, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। यदि वे नहीं उपस्थित हैं तो उपसभापति, सॉरी, जो उपाध्यक्ष हैं वे भी नहीं उपस्थित हैं, तो जो राज्यसभा के उपसभापति हैं उनके द्वारा। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि उपराष्ट्रपति किसी भी परिस्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26, राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? है ना, निम्न में से राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। वहां पर जो है 1937 में जो है स्वीकार किया गया था, है ना। तो ये चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। और अच्छा, आयरलैंड के संविधान में कहाँ से लिया गया था? कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो है आयरलैंड के संविधान में कहाँ से लिया गया है? स्पेन से, स्पेन से आयरलैंड ने लिया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1950, 1951, 1952, 1953। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया है? 1951 में, है ना। इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, है ना। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान कहाँ पर है? 280 के अंतर्गत। इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? केसी नियोगी।
है ना? ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और इसका जो कार्यकाल था वह कहाँ कब से कब तक था? 1952 से लेकर 57 तक, है ना? चीज़ें स्पष्ट हैं? 7 जो है स्पष्ट रूप में आपको दिखाई देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मिलती है जब राज्यसभा विशेष प्रस्ताव पारित कर दे, है ना? निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को जो राज्यसभा के विषय हैं उन पर भी जो है कानून बनाने की शक्ति मिल जाएगी यदि राज्यसभा विशेष प्रस्ताव पारित कर दे? कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, 252, 253। ये आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 249 के तहत इस बात को शामिल किया गया है संविधान में, यदि राज्यसभा ने, है ना, यदि राज्यसभा ने मुख्य रूप से 2/3 मत से जो है प्रस्ताव पारित कर दिया है कि राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर जो है ना, महत्वपूर्ण विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो ऐसे मामलों में जो है संसद इन्हें वो कर सकती है। और ऐसे कानून यह कितने समय तक लागू रहता है? 1 वर्ष तक। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः की बात की जा रही, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। वो भी कब से? प्रथम बैठक से, प्रथम बैठक से, है ना? ये चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है ना? अनुच्छेद 283(2) में इस बात को शामिल किया गया है। सॉरी, अनुच्छेद 83(2) में, 283, 83(2) के अंतर्गत जो है इस बात को शामिल किया गया है। जबकि यदि विषम परिस्थिति, आपातकाल जैसी स्थिति हो तो एक बार में जो है 1 वर्ष के लिए इसके कार्यकाल को बढ़ाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत का प्रतिपादन किस वाद में हुआ, है ना? मूल संरचना का सिद्धांत किस प्रतिपादन किस वाद में किया गया है? ऑप्शन ए है गोलकनाथ, ऑप्शन बी है केशवानंद भारती, ऑप्शन सी है मिनर्वा मिल्स, ऑप्शन डी है शंकर प्रसाद। तो आपको ये बताना है कि संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस वाद में जो है प्रस्तुत किया गया है। इसमें केशवानंद भारतीवाद में ना, कब? 1973, है ना? केशवानंद भारतीवाद में यह जो है कैसा है? मुख्य रूप से जो है बनाम केरल राज्य, है ना, बनाम केरल राज्य, ये चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अच्छा, उसके साथ में यह जो है सिद्धांत जब प्रतिपादित किया गया है, अभी तक की जो सबसे सर्वोच्च सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का जो गठन किया गया है, 13 जजों की बेंच के द्वारा जो है यह निर्णय लिया गया, वो भी कैसे? 7-6 के बहुमत से, है ना? ये चीज आपको स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है कि संसद का कोई सदस्य बिना अनुमति लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर अपनी सदस्यता खो देता है? तो कितने दिनों तक? 60 दिनों तक, जाहिर सी बात है। इसमें 60 दिनों तक यदि संसद का कोई सदस्य जो है सदन में बिना अनुमति के, है ना, बिना सूचना के, बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाती है ना? अनुच्छेद 101(4) में जो है इस बात को शामिल किया गया है ना? चलिए, अच्छा, इसमें जो है जो छुट्टी होती है उसे नहीं गिना जाता है ना? जब सदन कार्य में हो उसकी बात की जा रही है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा जा रहा है कि किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? धन विधेयक संबंधी प्रश्न, है ना? धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है, खास करके इकोनॉमिक्स के टर्म में, है ना? वित्त विधेयक 1, वित्त विधेयक 2, है ना? तो चलिए, क्या राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारण होता है? ऑप्शन बी है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राज्यसभा के सभापति और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो किसके द्वारा?
धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है यह निर्णय किया जाता है ना? इससे संबंधित जो प्रावधान है कहाँ पर है? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जो है इसकी चर्चा की गई है। और मुख्य रूप से आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, है ना? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, है ना? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अंतिम संरक्षक किसे माना जाता है? अंतिम संरक्षक की बात की जा रही है। संविधान का अंतिम संरक्षक किसे माना जाता है? संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो कौन सही है इसमें? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पर तो अभी आरोप लग रहा है कि संविधान की हत्या हो रही है। है ना? चलिए, फिलहाल वो सब तो राजनीतिक विषय है, राजनीति नहीं पढ़ना है, सिर्फ संविधान पढ़ना है ना? राजनीति जब पढ़ा जाएगा तो फिर किसी दिन उस पर लंबी क्लास ली जाएगी ना, एकदम बढ़िया विस्तृत चर्चा होगी, एकदम चाय नाश्ते का प्रबंध होगा, है ना? एकदम बढ़िया माहौल बना के। चलिए, तो सर्वोच्च न्यायालय पर, सुप्रीम कोर्ट पर जो है क्या है? भारतीय संविधान का जो है अंतिम संरक्षक, अभिभावक, है ना? कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से हैं वे शब्द? संरक्षक, अभिभावक, है ना? और अंतिम प्रहरी। ये सारे शब्द जो है सर्वोच्च न्यायालय के लिए संविधान के संरक्षक के रूप में जो है प्रस्तुत आप कर सकते हैं, है ना? और इसी के साथ साथ में जो है मूल अधिकार भी जो है इनका भी संरक्षण और अभिभावक और अंतिम प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, है ना? मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से संबंधित है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75(3), अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 78। तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान किससे संबंधित है? जाहिर सी बात है 75(3) से, है ना? 75(3) में जो है क्या कहा गया है? 75(3) में इस बात को शामिल किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होगी? सामूहिक रूप में उत्तरदायी होती। आज थोड़ी तबीयत डाउन है। चलिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ना? ये चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है ना? और यह उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया है? निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन जो है पंचायती राज्यों को क्या करता है? संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है। 69वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अथवा 74वां, है ना? 74। तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जो है इससे संबंधित है? ये आपको ध्यान में रखना है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंदर, है ना? 1992 में इस बात को शामिल किया गया है ना? पंचायती राज संस्थाओं को क्या कहा गया है? मतलब इसके अंतर्गत संवैधानिक जो है दर्जा दिया गया। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है ना? अच्छा, भाग कौन सा संबंधित है? इससे संबंधित जो भाग है, भाग 9, है ना? और इसमें अनुच्छेद जो है वह कौन सा संबंधित है? 243 के अंतर्गत जो है 243 से 243 ओ, है ना? ये चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक, अच्छा, इसमें अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची। अनुसूची कौन सी है? अनुच्छेद नहीं भाई, अनुसूची।
11वीं अनुसूची। और विषय कितने शामिल किए गए हैं? 29 विषय, है ना। चलिए, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? शहरी जो स्थानीय स्वशासन इकाइयां हैं, है ना, नगर पालिका, नगर पंचायत, इनकी बात जो की गई है। नगर पालिकाओं के संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से द्वारा प्राप्त हुआ? अभी जस्ट इस बात पर चर्चा किया जा रहा है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इससे संबंधित मुख्य रूप से कौन सी अनुसूची है? 12वीं अनुसूची। अनुसूची कौन सी संबंधित है? 12वीं अनुसूची। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, है ना। कब शामिल किया गया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम? 1993, है ना। तो ये सारी चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। 92 और 93 दोनों इसलिए कहा जाता है क्योंकि 92 में जो है इसे लागू किया गया, और 93 में इसकी जो है, 92 में इसे प्रस्तुत किया गया, 93 में यह फाइनल अपने स्वरूप को ग्रहण किया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? 352, 356, 360, 368। तो किस में वर्णित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है 368 में जो है शामिल की गई है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अच्छा, ये तो शायद क्वेश्चन अभी इस पर चर्चा हुई ना, रिपीट हो गया होगा। ठीक है, कोई नहीं, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है? संसद के द्वारा जो है कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना है राष्ट्रपति शासन, है ना। 14 दिन, 1 माह, 2 माह और 6 माह। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति शासन की जो बात की जा रही है, इसके लिए 2 माह का जो प्रावधान है ना। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य यहाँ पर है राज्य, राज्य में आपात, है ना। तो उसके लिए क्या है, 2 माह के भीतर जो है अनुमोदन होना आवश्यक है ना। और इसमें जो है क्या किया जाता है, एक बार में जो है 6 माह के लिए उसे बढ़ाया जा सकता है, 6 माह। और अधिकतम जो है कितना, 3 वर्ष। ये सारी चीजें जो है आपको स्पष्ट होनी चाहिए। जबकि जो अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो 1 माह, है ना। चलिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित करते हैं? कितने सदस्यों को? 10, 12, 14, 15। तो कितने? 12 सदस्यों को। किन किन विषयों से? मुख्य रूप से 4 जो है क्षेत्रों से संबंधित लोगों को, है ना। किन क्षेत्रों से? 4 क्षेत्रों से। क्या? साहित्य, कला, और साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित, इन 4 क्षेत्रों से संबंधित जो है 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों के रूप में नामित किया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इससे संबंधित अच्छा अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद 80(1)(a) के अंतर्गत, 81 सब क्लॉज ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में न्याय के कितने उल्लेखों की जो है चर्चा की, कितने प्रकार के उल्लेख की बात की गई है प्रस्तावना में? 2 प्रकार के, 3 प्रकार, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी है 5। तो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में? में जो उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है ना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की जाती है ना जो प्रस्तावना में। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। जबकि जो है स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। धर्म, वंश, जाति, लिंग, है ना। और ये ऐसा नहीं है, प्रस्तावना में दूसरे प्रकार से व्याख्या किया गया है। क्या? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक,
आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात भी की गई है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है ना? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से इस बात को रखा गया है कि जो अल्पसंख्यक होंगे उन्हें शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, 30 और 31। तो किसके अंतर्गत इसे शामिल किया गया? शिक्षण संस्थाओं को से संबंधित जो अधिकार हैं अल्पसंख्यकों को, उसे अनुच्छेद 30 के अंतर्गत रखा गया है ना? अनुच्छेद 29 में मुख्य रूप से भाषा एवं लिपि की बात की गई है ना? तो ये चीज आपको ध्यान, यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं के स्थापना प्लस प्रबंधन दोनों शब्दों को जो है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जा रही है, नेशनल इमरजेंसी, तो 352 के, है ना? ये चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। किन किन आधारों पर? युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, विद्रोह, है ना? ये इन 3 आधारों पर जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जब किसी समय भारत जो है किसी दूसरे देश से युद्ध में संलग्न हो, या फिर कोई दूसरा देश भारत पर आक्रमण कर लिया हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो, ऐसी स्थिति चल रही हो या ऐसा होने की संभावना हो, है ना? राष्ट्रपति को बस प्रतीत हो जाए, और यह प्रतीत क्या है? यह प्रतीत तब होगा जब मंत्रिमंडल जो है लिखित जो सलाह देगा, है ना, सिफारिश करेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता। 360 जो है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जा रही है। यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन राज्यों की आपात की बात की जा रही है, यह भी जो है राज्यों की आपातकाल की बात की जाती है ना? चलिए आगे देखते हैं। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो अभी चर्चा किया गया, वित्तीय आपातकाल जो है 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? इसमें जो है इस बात को शामिल किया गया है कि यदि भारतीय वित्त एवं जो शाख है वह खतरे में हो, है ना, या फिर संकट ऐसी स्थिति है, तो फिर जो है राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। और आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि भारत में अभी तक जो है एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। यद्यपि 1992 में जो है कुछ भुगतान संतुलन की जो है समस्या उत्पन्न हुई थी, लेकिन जो है उसे संभाल लिया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? है ना, इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, है ना? BN राव, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, TT कृष्णामाचारी। तो कौन थे? BN राव जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, है ना? वे क्या थे? ICS, है ना, सिविल सर्वेंट जो है थे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद पूछ रहा है ना? 122, 124, 126, 131। तो किस थोड़ा पानी पी लिया जाए जस्ट, तब तक आप लोग इस पे बताइएगा कि कौन सा अनुच्छेद जो है इससे संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। से पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की है? 122, 124, 126, 131। तो किसके अंतर्गत की गई है? 124 के अंतर्गत। संविधान का जो भाग 5 है, भाग 5 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट को शामिल किया गया, है ना?
ये चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता। अनुच्छेद 100, ठीक। आगे, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? निर्वाचन आयोग की बात की जा रही है। अनुच्छेद 324, 325, 326, 327। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है निर्वाचन आयोग की चर्चा जो है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? निम्न में से मुख्य रूप से आपको ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, 325, 326, 327, 324 में, है ना, 324 में क्या शामिल किया गया है कि निर्वाचन आयोग, है ना, निर्वाचन आयोग, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और इनका कार्य क्या है मुख्य रूप से? इनका कार्य है, राष्ट्रपति के द्वारा तो इनकी नियुक्ति होती है ना, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति और विधान सभा प्लस मंडल, है ना। इन सब का जो है चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इस प्रश्न पर चर्चा हुई है कि नहीं? ये प्रश्न डायरेक्ट भले ना लिया गया हो, लेकिन इस पर चर्चा हो चुकी है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। कौन सा संबंधित है? 108, है ना। अभी जस्ट किसी न किसी क्वेश्चन में इसकी व्याख्या जो है की गई है ना, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। यदि ये उपस्थित नहीं है तो फिर कौन? उपाध्यक्ष। लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा। अगर वे भी उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति द्वारा, राज्यसभा के उपसभापति द्वारा। जबकि उपराष्ट्रपति द्वारा किसी भी परिस्थिति में इसकी अध्यक्षता जो है नहीं की जाए। संयुक्त बैठक बुलाते कौन है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा, है ना। ये चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः किस दल से चुना जाता है ना। इसमें पूछा जा रहा है कि लोक लेखा समिति की जो अध्यक्षता है वह किस दल के द्वारा जो है की जाती है? सत्तारूढ़ दल के द्वारा, है ना, विपक्षी दल के द्वारा, क्षेत्रीय दल के द्वारा। कोई निश्चित परंपरा नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि लोक लेखा समिति जो है विपक्षी दल के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई है, की जाती है। 1967 से जो है यह जो है परंपरा चली आ रही है, ठीक। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के बाद जो है सेवानिवृत्त होते? 2 वर्षों के बाद, है ना। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही इस बात पर चर्चा की। ऐसा नहीं कि किसी पिछली क्लास में, आज की ही क्लास में अभी जो हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं उसी में जो है इस बात को लिया गया। 1 सेकेंड, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 370 मूलतः किस राज्य से संबंधित था? किस राज्य से संबंधित था मूलतः की बात की जा रही है। तो अनुच्छेद 370 जो है मूलतः जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित था, है ना। जिसमें जो है इसे क्या कहा गया है? एक विशेष राज्य का जो है दर्जा दिया गया था, है ना। ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता। अच्छा, इसे जो है 5 अगस्त, कब से? कभी कभी जो है पूछ लेता है आपके एग्जाम में, 5 अगस्त 2019 से एक राष्ट्रपति आदेश के द्वारा, राष्ट्रपति आदेश के द्वारा जो है इसे समाप्त की, ठीक। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता? निम्न में से कौन सा मूल अधिकार जो है राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत स्वतः निलंबित नहीं होता है ना? अनुच्छेद 14,
अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 16। तो कौन सा अनुच्छेद जो है स्वतः निलंबित नहीं होता है? ये आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जो है इस बात को शामिल किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल में जो है मुख्य रूप से अनुच्छेद 20 जो है निलंबित नहीं होता है ना। और जबकि अनुच्छेद 19 क्या है? यह स्वतः निलंबन, स्वतः निलंबन। अन्य जो है अनुच्छेदों के संबंध में क्या हो सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है थोड़ा आदेश दिए जा सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इनका निलंबन जो है नहीं होता। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है? तो कितना बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय में लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष में अधिकतम जो है एक वर्ष सॉरी एक बार में अधिकतम एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है ना। मुख्य रूप से अनुच्छेद 83(2) के अंतर्गत जो है इस बात को शामिल किया गया है ना। कि लोकसभा का कार्यकाल जो है एक वर्ष एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कम भी बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन अधिकतम एक वर्ष है ना। जबकि आपातकाल समाप्त होने के बाद आपातकाल समाप्ति के बाद अधिकतम 6 माह के भीतर चुनाव करवाना होता है। यदि लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया हो तो, ऐसा नहीं कि अभी 2 ही साल लोकसभा के कार्यकाल के हुए और फिर उसके बाद जो है आपातकाल लागू होने के पश्चात जो है जस्ट आपातकाल समाप्त हो उसके पश्चात 6 महीने बाद चुनाव, है ना। आपातकाल समाप्ति के अधिकतम 6 माह। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद के अंतर्गत मांग सकता है? 131, 136, 143, 145। तो 143 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी जाती है ना। किन विषयों पर? कोई भी ऐसा विषय, लोक महत्व के विषय या फिर सार्वजनिक या फिर जो है देश का कोई मामला है तो जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी जाती है। उसके अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति जब सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह देते, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह दिया जाता है। लेकिन उसमें एक शर्त है कि राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है ना, बाध्य नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सी मतदान प्रणाली अपनाई जाती है ना। निम्न में से कौन सी जो है निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनाई जाती है? साधारण बहुमत? ना, एकदम नहीं, कदापि नहीं। लिख कर ले लो, कहिए तो लिख दें। अच्छा, मजे की बात आपको एक बताएं, कुछ टीचर तो एकदम, अच्छा वो कट्टा वाले गुरुजी याद है? नहीं याद है? पता नहीं क्या है लोगों का, है राजा बना देते हैं, कट्टा लेके हैं, खुद जो है चुनाव लड़ते हैं, खुद चुनाव हार जाते हैं, पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं कम आता है। अच्छा, एक उसी के साथ में मजे की बात ये भी हम आपको बताएं कुछ टीचर तो मतलब पठन पाठन ऐसा लगता ही नहीं कि उनका अपना जो है प्राथमिक या फिर अंतिम पेशा है। ऐसा लगता है ठीक है बाई चांस है। उसके अंतर्गत कभी बाबा बन जाएंगे, कभी जो है अ, नेता बन जाएंगे, कभी जो है स्टार प्रचारक बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे। टाइम मिलेगा पढ़ा भी लेंगे, वो भी एक नहीं 10-10 कोचिंगों में, है ना। तो ठीक है, फिलहाल सबके अपने अपने जो है योग्यता है ना, कौशल है। ठीक, पानी पी लिया जाए। चले आगे बढ़े, बोर तो नहीं हो रहे हैं, 100 क्वेश्चन करेंगे आज पक्का, ये जान लीजिएगा।
चलिए, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सी मतदान प्रणाली अपनाई जाती है, इससे संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन ए है साधारण बहुमत, ऑप्शन बी है जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष मतदान, ऑप्शन डी है सूची प्रणाली। तो कौन सी मतदान प्रणाली अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय, है ना, मतदान की जो है हस्तांतरण प्रणाली, हस्तांतरण प्रणाली। चुनाव से संबंधित जो प्रावधान है वह कहाँ पर है? 55 में, है ना, अनुच्छेद 55। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, लोकपाल एवं लोकायुक्त की अधिनियम कब पारित हुआ, है ना? लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम जो है कब पारित किया गया है? 2013 में, है ना, जबकि 2014 से लागू किया। ठीक, चलिए। प्रवर समिति की किस प्रकार संसदीय की समिति है ना? प्रवर समिति किस प्रकार की संसदीय समिति है? स्थायी है या तदर्थ है या वित्तीय है या फिर संयुक्त है? कौन सी समिति है? ये आपको ध्यान में रखना है कि तदर्थ समिति के अंतर्गत जो है प्रवर समिति, है ना। स्थायी समितियां कौन सी हैं? कि जो कि संसद के द्वारा जो है निरंतर जो है कार्य की सौंपा जाता है और करती हैं, वे स्थायी रूप में रहती हैं, है ना। तो जबकि तदर्थ समितियां क्या होती हैं? समय समय पर, समय समय पर जब कोई नया मामला या फिर कोई विषय आता है संसद में, है ना, तो प्रवर समिति का गठन किया जाता है किसी विशेष के लिए। ठीक, चलिए। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति या अस्वीकार कर सकते हैं, या पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं, या निश्चित काल रोक सकते हैं, या फिर अनिवार्य रूप से स्वीकृति देता है। तो निम्न में से कौन सा सही है? ये ध्यान में रखना है कि संविधान संशोधन विधेयक की बात की जा रही है, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 से संबंधित जो प्रावधान है उसके अंतर्गत अनिवार्य रूप से स्वीकृति जो है देना होता है ना। इसे जो है कब स्पष्ट किया गया है? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम से जो है स्पष्ट किया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बाध्यकारिता होती है, मतलब उन्हें सहमति देना। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा किया गया? 52वां संविधान संशोधन, 61वां, 69वां, 73वां। तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम इससे संबंधित है? ये आपको ध्यान में रखना है कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के अंतर्गत जो इसे लागू किया गया है कि मुख्य रूप से संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है, और 1989 में इसे लागू किया गया है। ठीक, यहाँ पर संशोधन। ठीक, चलिए आगे बढ़े, बढ़ना ही पड़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65, 68, कितने वर्ष है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु? 65 वर्ष, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 124 2 के अंतर्गत जो है इस बात को रखा गया है ना। ये जो है 65 वर्ष की आयु तक जो है पद पर बने रहेंगे। इससे पहले जो है राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप सकते, है ना। और क्या कर सकते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है ना। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? वहां पर सुप्रीम कोर्ट था, है ना, सर्वोच्च न्यायालय ये जो है सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात की जा रही। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति से संबंधित आयु कितनी है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 68 वर्ष। तो कितनी है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की अधिकतम आयु जो है 62 वर्ष है ना। अनुच्छेद 217,
एच के अंतर्गत जो है इस बात को शामिल किया गया, है ना। चलिए, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान है हमने किस देश से स्वीकार किया है? कनाडा के, जर्मनी के, ऑस्ट्रेलिया के, या फिर आयरलैंड के? किस देश से संविधान से हमने स्वीकार किया है? जाहिर सी बात है जर्मनी के, है ना। तो आपातकालीन संबंधी प्रावधान कहाँ पर है? 352 से लेकर 360। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने इस बात को स्वीकार किया है, ठीक, कि आपातकालीन स्थितियों में जो है मुख्य रूप से चाहे मूल अधिकारों के सस्पेंड की बात की जाए, या फिर मुख्य रूप से आप कहें कि जो शक्तियों का जो संकेंद्रण जो है केंद्र के हाथ में हो जाता है, या फिर जो है संघात्मक से एकात्मक व्यवस्था में जो परिवर्तन है ना, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद इस बात का प्रावधान करता है कि नागरिकता से संबंधित जो कोई भी नया कानून बनाना हो संसद को, शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 11 के द्वारा इस बात की चर्चा की गई, है ना। मुख्य रूप से नागरिकता से संबंधित जो भाग 2 में जो है 5 से लेकर 11 तक में जो है इस बात को रखा गया, अनुच्छेद 5 से लेकर, ठीक। आगे बढ़े। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 10, भाग 12, भाग 14 और भाग 16। तो किसमें है? संघ लोक सेवा आयोग की बात की जा रही है। अच्छा, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग दोनों जो है, दोनों को जो है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इससे अनुच्छेद कौन सा संबंधित है? 300। अच्छा, ये हमारा 1 जो है ना, कभी कभी 2 बन जाता है, कभी कभी क्या, अधिकतर मामलों में 315 से लेकर 323 तक में, ठीक। भाग 14 315 से लेकर 323 तक में क्या कहा गया है? यूपीएससी और स्टेट पीसीएस प्लस स्टेट सर्विस कमीशन, है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति मुख्यतः किसकी जांच करती है? बजट निर्माण, सरकारी व्यय का लेखा परीक्षण, ऑप्शन सी में है कर निर्धारण, और ऑप्शन डी में है नीति निर्माण। तो लोक लेखा समिति के द्वारा जो है किस चीज की व्याख्या की जाती, किस चीज की जांच की जाती? सरकारी व्यय का लेखा परीक्षण किया जाता है ना। लोक लेखा अर्थात जो पब्लिक आप कह सकते हैं धन है के संबंधित जो लेखा एजी के द्वारा सौंपा जाता है की जांच की जाती है। सरकारी व्यय के जो है लेखा परीक्षण किया जाता है कि उचित तरीके से उचित जगह पे उसका जो है वो किया गया है कि नहीं, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसे क्या कहा गया है? इसे मुख्य रूप से इसमें जो है 22 सदस्य होंगे, 15 सदस्य जो है लोकसभा से, है ना, और जो है 7 सदस्य जो है राज्यसभा से शामिल किए जाते हैं, है ना। ये चीज आपका ध्यान में रखना की आवश्यकता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? निम्न में से कैबिनेट मिशन भारत कब आया, है ना। तो 1945, 1946, 1947, 1940। तो आपको बताना है कैबिनेट मिशन भारत कब आया है? मार्च 1946, है ना। मुख्य रूप से जो है इसमें 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, लॉर्ड पैथी क्लारेंस, टैफोर्ड क्रिप्स, है ना। ये चीजें आपको ध्यान में रखने की। चलिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष की बात कीजिए। अभी जब हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे थे, है ना, तो इस सॉरी, हाँ पहले ही क्वेश्चन में शायद इस बात की चर्चा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन रहे हैं?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। इन्हें कब नियुक्त किया गया है? 11 दिसंबर, 11 दिसंबर 1946, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना आवश्यक। जबकि सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष चर्चा की जा रही। ठीक। भीमराव अम्बेडकर क्या रहे हैं? भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक, चलिए। और क्वेश्चन शायद जो है थोड़ा सा हो गया, इस क्वेश्चन को तो वो किया गया है, रिपीट हो गया है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि मुख्य रूप से अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या किस वाद में हुई? अनुच्छेद 21 को व्यापक व्याख्या के रूप में निम्न में से किस वाद के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 में, हाँ, ए के गोपालन, दूसरा है मेनका गांधी, तीसरा है गोलकनाथ और चौथा है केशवानंद भारती। इसके अंतर्गत जो है मेनका गांधीवाद में जो है अनुच्छेद 21 की जो है विस्तृत व्याख्या की गई है ना। इसमें क्या कहा गया है कि 1978 में जो है इस पर व्यापक स्तर पर चर्चा की गई है और ये माना गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को, क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वह तार्किक होनी चाहिए, है ना, अतार्किक नहीं होनी चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है ना। जबकि यहाँ पर ये मामला कब रहा है? 1950 ए के गोपालन के मामले में संकीर्ण व्याख्या की गई, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सूचना का अधिकार किस मौलिक अधिकार से जुड़ा माना जाता है? सूचना का अधिकार किस मूल अधिकार से जुड़ा? 14 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो इसे किसके अंतर्गत रखा जाएगा? सूचना के अधिकार को जो है मूल अधिकार के अंतर्गत 19(1)(a) में शामिल, है ना। कि सूचना प्राप्त करने से संबंधित अधिकार है वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक्य नहीं वाक। ठीक, चलिए। अनुच्छेद 300(a) किससे संबंधित है? संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार और गोपनीयता का अधिकार। तो किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से, है। अनुच्छेद 300(a) जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। इसमें जो है क्या कहा गया है? इसमें 300(a) में इसे कब शामिल किया गया है? मुख्य रूप से इसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है शामिल किया गया है ना। ये चीजें आपको ध्यान में है कि नहीं? इन सब बातों पर चर्चा हो चुकी है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? 1978, है ना। यह जो है संपत्ति का अधिकार पहले कहाँ रहा है? अनुच्छेद 31 में। अब यह कौन सा अधिकार है? अब यह मूल अधिकार ना होकर यह क्या है? संवैधानिक अधिकार, है ना। तो इन सब बातों पर चर्चा हुई है कि नहीं हुई है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्या हुआ है? कुछ क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गए हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, वही है। 71 पूछा जा रहा है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? राज्यपाल की बात की जा रही है, अध्यादेश जारी करने से संबंधित जो शक्ति है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 200, 201, 213, 214। तो किसके अंतर्गत है? मुख्य रूप से आपको ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 213 के अंतर्गत, है ना। राष्ट्रपति सॉरी राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करते हैं, है ना। कब जारी कर सकते हैं? जब राज्य विधानमंडल जो है कार्यों जो है प्रभाव में, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची की बात की जा रही है। ऑप्शन ए है अनुसूचित जनजातियों से, ऑप्शन बी है भाषा से, ऑप्शन सी है पंचायत से, ऑप्शन डी है नगर पालिका से। तो किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची मुख्य रूप से भाषा से संबंधित है ना। मूल रूप में कितनी भाषाएं थी? मूल रूप में जो है 14 भाषाएं थी,
है ना? वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 22 है ना? ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है ना? चलिए अच्छा, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, है ना, बोडो डोंगरी, बोडो डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन भाषाओं को जो है शामिल किया 92वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट चाहिए। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 73 लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? आपातकालीन उपबंध, दल बदल निरोधक कानून, भाषा और पंचायत। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल निरोधक कानून से, है ना? यह जो है कब शामिल किया गया है? यह जो है मुख्य रूप से 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत शामिल किया गया है ना? ये चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल निरोधक से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें पूछा जा रहा है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? पंचायती राज से, है ना? इस बात पर चर्चा हो चुकी है। अभी जो है किसी एक क्वेश्चन में जो है इस पे पूछा था, इसे कब शामिल किया गया है? 1992 में। कितने विषय हैं? 32 विषय हैं, है ना? ये चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चलिए, 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? जाहिर सी बात है, चर्चा हो चुकी है ना? 29 विषय। ठीक, इसमें जो है शिक्षा, खेल, कृषि, है ना, ऐसे छोटे विषय जो हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा जा रहा है कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ठीक, कब शामिल किया गया है? 12वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93, है ना? दोनों लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल हैं? 18 विषय, है ना? ठीक, आगे। संसद के किस सदन की गणपूर्ति, संसद के किसी सदन की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होना चाहिए? जाहिर सी बात है, 1/10, है ना? उस सदन के 1/10 सदस्य जब उपस्थित होंगे तभी वह सदन जो है कार्य करेगा, अन्यथा कार्य नहीं। गणपूर्ति का तात्पर्य क्या होता है? न्यूनतम सदस्य संख्या, न्यूनतम सदस्य जिससे कार्यवाही शुरू। बिना इसके जो है ऐसा नहीं किया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक? और अच्छा, इसका जो प्रावधान है वह कहाँ है? मुख्य रूप से अनुच्छेद 1893 में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, जनहित याचिका जो पीआईएल की सिद्धांत है, विकास मुख्यतः किस सिद्धांत से जुड़ा है? न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, संसदीय सर्वोच्चता या फिर विधिक प्रत्यक्षवाद? तो किससे संबंधित है? जनहित याचिका का सिद्धांत जो है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता का क्या तात्पर्य होता है कि न्यायपालिका जो है एक कदम आगे बढ़कर विधायिका एवं कार्यपालिका को है मुख्य रूप से उनके द्वारा अपने कार्यों का सही तरीके से पालन ना किए जाने पर न्यायपालिका जो है किसी सार्वजनिक विषय पर जो है न्यायिक सक्रियता दिखा सकती। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कि एक न्यायाधीश रहे हैं पीएन भगवती जो है 1980 में इनके द्वारा जो है न्यायिक सक्रियता में जो है पीआईएल को शामिल, है ना?
अच्छा, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत जो है पीआईएल को, ठीक, भारत में प्रसिद्ध रूप से पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति ने किया था। कौन से राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी जैल सिंह, वेंकट रमन, ए आर नारायण। किन्होंने किया था पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है? ये आपको ध्यान में रखना है, मुख्य रूप से ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जो किया गया है ना। कब? इन्होंने जो है 1986 में है डाक अधिनियम जो था से संबंधित डाक विधेयक, इन्होंने क्या किया? पॉकेट वीटो का जो है प्रयोग किया। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है ऐसे विधेयक को जो है, जो जिसे सदन के द्वारा पास करके उनके पास भेजा गया है, उसे अनिश्चित काल के लिए अपने जेब में जो है रख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूछा जा रहा है कि लोकसभा को भंग करने की सलाह राष्ट्रपति को कौन देता है? लोकसभा के को भंग करने का लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मुख्य न्यायाधीश। तो कौन देता है? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा जो है यह सलाह दी जाती है ना, मुख्य रूप से। ये आपको ध्यान में रखने की, हाँ, ठीक। तो अच्छा, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह कौन सा है? मुख्य रूप से 85(2) के, है ना, 85(2)(b) के अंतर्गत जो है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री देते हैं, ठीक। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जाहिर सी बात है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। शिक्षक दिवस जो है 5 दिसंबर को उन्हीं के जो है जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 5 सितंबर है, दिसंबर नहीं है भाई, 5 सितंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत सॉरी भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा माना जाता है? कौन जो है? भारत सरकार अधिनियम 1935, अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान या फिर आयरिश संविधान। तो कौन है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो है अधिकांश प्रावधान जो है स्वीकार किए गए हैं। अधिकांश प्रावधान वहीं से जो है लिए गए हैं, है ना। आगे देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया है, जबकि 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, चलिए। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? निम्न में से अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? राज्यों के पास, संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो किसके पास है? संसद के पास, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद इससे संबंधित कौन सा है? 240। ठीक, चलिए आज की क्लास को बस यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि थोड़ा एक इमरजेंसी कॉल आ रहा है, तो थोड़ा कहीं जाना है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज 85 हुआ, उम्मीद यही थी कि आज हम लोग 100 कर लेंगे, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, अगली क्लास में करते हैं। तो आप लोग लगातार जो है बने रहिए क्लास में। बहुत जल्द ही हम लोग जो है लाइव सेशन लेंगे और उसके अंतर्गत जो है लगातार आपको फिर क्लासें दी जाए एक एक टॉपिक पर, है ना। ठीक, ओके, धन्यवाद।